क्या ऐसा मुमकिन है कि छोटी छोटी गलतियां मिलकर दुनिया के सबसे शानदार और आलीशान जहाज को समंदर की गहराइयों में दफन कर दें? नमस्कार, और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे चर्चित समुद्री त्रासदी टाइटैनिक की। हम उस पूरी विनाशकारी चेन को डीकोड करेंगे जहां इंसानी और मशीनी गलतियों ने मिलकर एक ऐसी तबाही मचाई जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाई। ये सिर्फ एक बदकिस्मत एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि गलतियों का एक बहुत ही खतरनाक लूप था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जहाज डूब ही नहीं सकता। जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार छुपा है। व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट बताता है कि उन्हें अपनी इंजीनियरिंग पर कितना अंधा भरोसा था। वो सच में ये मान बैठे थे कि उन्होंने प्रकृति की ताकत को मात दे दी है। और सच कहूं तो यही वो सबसे पहला कदम था जिसने इस जहाज को विनाश की तरफ धकेला। अब इस ऐतिहासिक घमंड की कीमत क्या थी, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1912 में इस जहाज को बनाने में लगभग $7.5 लाख का खर्च आया था। अगर आज की महंगाई के हिसाब से देखें तो ये रकम करीब $40 करोड़ के बराबर बैठती है। यानी दांव बहुत बड़ा था। और जब इतना भारी भरकम पैसा लगा हो तो प्रोजेक्ट को लेकर जो प्रेशर होता है उसका आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा पैसा आखिर गया कहां? जवाब है समुंदर के बीचों बीच ऐसी विलासिता देने में जो पहले कभी नहीं देखी गई। हीटेड स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक और टर्किश बाथ, खेलने के लिए स्क्वॉश कोर्ट और 4 बिल्कुल अलग अलग रेस्टोरेंट। मतलब ये एक तैरता हुआ 5 स्टार होटल था। ये सारी चीजें लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काफी थीं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस चकाचौंध ने जनता और मीडिया का ध्यान उन कमजोरियों से पूरी तरह हटा दिया जो अंदर ही अंदर पनप रही थीं। चलिए अब आपको ले चलते हैं 14 अप्रैल 1912 की उस रात में। सूरज ढल चुका था, आसमान में चांद नहीं था और तापमान बड़ी तेजी से गिर रहा था। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम के क्रू मेंबर ने ऊपर से एक विशाल हिमखंड यानी आइसबर्ग देखा। और ठीक इसके 1 मिनट बाद 11:40 पर वो जानलेवा टक्कर हो गई। जी हां, खतरे को देखने और टकराने के बीच सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड का फासला था। इतने बड़े और भारी जहाज को मोड़ने के लिए यह समय ना के बराबर था। अब ये टक्कर इतनी घातक क्यों साबित हुई, इसे समझने के लिए हमें जहाज के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना होगा। जहाज के आगे के हिस्से को बो, पीछे के हिस्से को स्टर्न, मेन बॉडी को हल और एकदम निचले हिस्से को कील कहते हैं। इस बनावट को समझे बिना ये जानना बहुत मुश्किल है कि आखिर बर्फ का एक टुकड़ा उन सभी सेफ्टी फीचर्स को कैसे तोड़ गया जिन्हें अजेय माना जा रहा था। असल में दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। कहा गया था कि जहाज में डबल बॉटम हल है, यानी नीचे से डबल प्रोटेक्शन। लेकिन टक्कर तो नीचे से हुई ही नहीं, टक्कर हुई साइड से, जहां सिर्फ एक सिंगल लेयर थी। इसी तरह डिजाइन ऐसा था कि अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट पानी से भर भी जाएं तब भी जहाज नहीं डूबेगा। पर रगड़ इतनी लंबी और भयानक थी कि एक झटके में 6 कंपार्टमेंट टूट गए। जहाज की किस्मत का फैसला इन्हीं चंद सेकंड्स में हो चुका था। 15 लाख टन, साइंटिस्ट के मुताबिक ये उस आइसबर्ग का अंदाजन वजन था। इमेजिन कीजिए, एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा बर्फ का पहाड़। जब इतनी भारी और विशाल चीज जहाज के लोहे के ढांचे से लगातार 10 सेकंड तक रगड़ खाती रहे तो दुनिया की कोई भी तकनीक उसे बचा नहीं सकती। ये सीधे तौर पर प्रकृति की उस बेतहाशा ताकत का सबूत था जिसके सामने इंसान की बनाई मजबूत से मजबूत चीज भी तिनके की तरह हार गई। अब देखते हैं कि टक्कर के बाद बचने की क्या कोशिशें हुई। रात ठीक 12 बजे रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने मदद के लिए इमरजेंसी कॉल भेजना शुरू किया। 12:20 पर कारपेथिया नाम के एक जहाज ने वो सिग्नल कैच भी कर लिया। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई ये थी कि कारपेथिया वहां से 107 किलोमीटर दूर था। उसे पहुंचने में कम से कम 3.5 घंटे लगने वाले थे। मतलब जो मदद सबसे करीब थी वो भी वक्त पर नहीं पहुंच सकती थी। मदद आने की उम्मीद तो वैसे ही कम थी। उस पर एक और बड़ी गलती ने हालात बद से बदतर कर दिए। जहाज पर 2200 लोग सवार थे, लेकिन जो लाइफ बोट्स थीं उनमें सिर्फ 1200 लोगों के बैठने की जगह थी। ये सीधा सीधा उसी ये जहाज नहीं डूब सकता वाले मिथक का नतीजा था। उन्हें लगा जब जहाज डूबेगा ही नहीं तो लाइफ बोट्स क्यों भरनी। इसी अति आत्मविश्वास ने तय कर दिया था कि जरूरत पड़ने पर लगभग आधे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और ये नंबर 28 सच में बहुत चुभने वाला है। जो पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई उसमें 65 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन उसे सिर्फ 28 लोगों के साथ रवाना कर दिया गया। जानते हैं क्यों?
क्योंकि शुरू में यात्रियों को लगा ही नहीं कि कोई असली खतरा है। उन्हें लगा कि इतनी शानदार, सुरक्षित और रोशनी से नहाई जगह को छोड़कर आधी रात को एक छोटी सी नाव में ठंडे पानी में उतरना बेवकूफ़ी है। यह हिचकिचाहट आगे चलकर बहुत भारी पड़ी। आखिरी के कुछ घंटे तो पूरी तरह से अफरा तफरी वाले थे। रात 1 बजे जहाज का आगे का हिस्सा पानी में जाने लगा और पीछे के बड़े बड़े प्रोपेलर हवा में उठने लगे। अब लोगों में दहशत फैल चुकी थी। 2:05 पर 20वीं और आखिरी लाइफ बोट नीचे उतार दी गई और फिर 2:20 पर वो विशाल जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और हमेशा के लिए समंदर में समा गया। लगभग 1,500 लोग उसी डूबते जहाज पर पीछे छूट गए थे। जो लोग पानी में गिरे उनकी किस्मत में क्या था? -2 डिग्री सेल्सियस का जमा देने वाला पानी। उत्तरी अटलांटिक के इस बर्फीले पानी में सबसे बड़ा दुश्मन डूबना नहीं बल्कि हाइपोथर्मिया था, यानी शरीर का तापमान इतनी तेजी से गिरना कि इंसान कुछ कर ही ना पाए। इस जमा देने वाली ठंड में जो भी गिरा उसका शरीर कुछ ही मिनटों में सुन्न पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। इस पूरी कहानी में एक ऐसा सच भी है जो शायद आपको गुस्सा दिला दे। वो है SS कैलिफोर्नियाई जहाज की विफलता। ये जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, इतनी दूर कि टाइटैनिक से उसे देखा जा सकता था। इसी जहाज ने 1 घंटे पहले बर्फ की चेतावनी भी दी थी, लेकिन 11:15 पर उन्होंने अपना रेडियो बंद कर दिया। और हद तो तब हो गई जब टाइटैनिक से मदद के लिए आसमान में इमरजेंसी रॉकेट दागे गए तो कैलिफोर्निया के कैप्टन ने यह सोचकर उन्हें इग्नोर कर दिया कि शायद कोई पार्टी चल रही है। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ें तो एकदम साफ हो जाता है कि ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, यह मानवीय गलतियों की एक पूरी चेन थी। दुर्घटना वाले दिन कैप्टन ने सेफ्टी ड्रिल कैंसिल कर दी थी। जब आइसबर्ग दिखा तो घबराहट में स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस ने जहाज को बाईं ओर मोड़ने के बजाय दाईं ओर मोड़ दिया। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, 21.5 नॉट्स की फुल स्पीड बनाए रखने के लिए बर्फ की ढेरों चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर किया गया। लेकिन एक सवाल उठता है, इतनी चेतावनियों के बावजूद कैप्टन ने स्पीड कम क्यों नहीं की? क्योंकि एक रिकॉर्ड तोड़ना था, ताकि यह साबित हो सके कि टाइटैनिक सबसे तेज है। ऐसा माना जाता है कि व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष ने एक चेतावनी वाले नोट को अपनी जेब में छिपा लिया था। कॉर्पोरेट का प्रेशर और दुनिया के सामने सबसे बेहतर दिखने की होड़ ने कैप्टन को उस खतरनाक रास्ते पर फुल स्पीड से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। खैर, इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद आखिरकार दुनिया की नींद खुली और कुछ बहुत जरूरी सबक सीखे गए जिनका असर आज तक कायम है। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जिसका काम ही जहाजों को आइसबर्ग के बारे में अलर्ट करना है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी लागू की गई जिसे सोलास कहते हैं। इसने हमेशा के लिए यह नियम बना दिया कि हर जहाज पर बैठे हर एक यात्री के लिए पर्याप्त लाइफबोट होनी ही चाहिए। वो जहाज 70 से भी ज्यादा सालों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। आखिरकार 1985 में इस मलबे को खोजा गया। कहां? समंदर के एकदम तल पर 3800 मीटर की अथाह गहराई में। यह जहाज 2 अलग-अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जो इतिहास के एक मूक गवाह की तरह उस गहरे, ठंडे और भयानक अंधेरे में खामोश पड़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि गहरे समंदर के बैक्टीरिया उस मलबे को बड़ी तेजी से खा रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है कि शायद 2030 तक वो मलबा पूरी तरह से गायब हो जाएगा और पीछे बचेगी तो सिर्फ एक कहानी। क्या प्रकृति इंसान के इस अहंकार की आखिरी निशानी को भी हमेशा के लिए मिटा देगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।